जय हिंद दोस्तों, एनसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं निशांत आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मेरे भाई ज्योग्राफी, जो होने वाला है वन शॉट। जो आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। इनसे जो भी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे वो टॉप हम लोग 30 को लेकर आए हैं। 30 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा मेरे भाई। तो चलिए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और अब पूरे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें कितने क्वेश्चन हैं तो आप सभी को पता होगा। तो टोटल 30 गो क्वेश्चन हम लोग डेली लेकर आते हैं, तो इनसे भी 30 गो सवाल है। तो चलिए पहला सवाल पर चलते हैं, आप सभी को दिखाते हैं पहला सवाल क्या है। आप सब आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। तो देखिए मेरे भाई क्या बोला है, बोला कि संसाधनों से क्या तात्पर्य है, यानी संसाधन से तात्पर्य क्या है। कहा जाए तो संसाधन एक तरीके से क्या है आपसे पूछ रहा है, यानी संसाधन किसको कहेंगे। चलिए बताना है कि संसाधन किसको कहेंगे। क्या केवल प्राकृतिक वस्तुएं संसाधन कहलाती है, या फिर मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुएं, या फिर केवल खनिज या केवल वन। मेरे भाई तो आप सभी को पता है कि मानव की आवश्यकताओं को पूरी करने वाली जितने भी वस्तुएं हैं उस सभी के सभी क्या कहलाता है, तो पता होगा कि संसाधन कहलाता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप सभी बी ही दे रहे होंगे, हम आशा करेंगे। चलिए बी सही जवाब है। अगला देखते हैं क्या बोला है। बोला कि संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। मेरे भाई जो संसाधनों का वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया जाएगा। देखिए ऑप्शन, क्या उत्पत्ति के आधार पर, या उपयोगिता के आधार पर, या फिर स्वामित्व के आधार पर, या उपयुक्त सभी होगा। मेरे भाई तो संसाधनों का जो वर्गीकरण है इन सभी तरीके से किया जाता है, आप सभी को पता होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सवाल का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब देंगे हम लोग। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए क्या बोला है, बोला कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है। मुख्य रूप से ऐसे देखा जाए तो संसाधन दो तरीके से हो सकता है, एक प्राकृतिक होगा और एक क्या होगा तो मानव निर्मित होगा। आप सभी को पता है। तो इसमें बताना है कि प्राकृतिक संसाधन एक होता है क्या मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। बताइए कौन प्राकृतिक है। क्या सड़क प्राकृतिक है तो बोलेंगे नहीं। क्या मशीन प्राकृतिक है, नहीं मानव निर्मित है। क्या भवन प्राकृतिक है, नहीं। तो क्या इसका जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो जल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए पढ़िए क्या बोला है कि भारत में भूमि का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य में होता है। जो हमारा देश भारत है इसमें सबसे अधिक किसका पूछा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं भूमि का सबसे अधिक उपयोग किस में होता है। या कृषि में, उद्योग में, परिवहन में, या भाई साहब आवास में। तो आप सभी के पता है कि इस सबसे अधिक पर क्या होता है, तो कृषि होता है। लगभग कितने परसेंट पर, तो बोला जाए तो क्षेत्रफल के 60% भाग पर मेरे भाई क्या हो जाता है, तो कृषि हो जाता है। 60% भाग पर क्या हो जाएगा, तो कृषि हो जाएगा। आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखते हैं हम लोग। पढ़िए भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग कृषि योग्य है। हमने अभी ही बताया आपको कितना परसेंट है, तो आप सब बताएंगे कि 60% जो है क्या है, तो कृषि योग्य है। यानी ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही बताएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए क्या बोला है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है। बताइए भाई साहब, हमारा जो भारत देश है पता होना चाहिए आपको कि यहाँ पर सबसे अधिक क्षेत्र में किस फसल को उगाया जाता है। क्या गेहूं को, चावल को, मक्का को, या फिर कपास को। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किसको उगाया जाता है, तो आप सबके पता होगा कि चावल को उगाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए देखिएगा कि भारत में सबसे अधिक सिंचाई
किस साधन से होती है। जो भारत में फसलों को जो सिंचाई होता है, खेत को हम लोग सींचते हैं, वो किस तरीके से सबसे अधिक सींचते हैं। क्या नहर के द्वारा भाई साहब, या फिर कुआं या नलकूप, तालाब या फिर झील। बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो सबसे अधिक किससे सिंचाई करते हैं, तो कुआं एवं नलकूप से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुआं एवं नलकूप। कुआं एवं नलकूप। बोला है कि भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन है। भारत में सिंचाई का प्रमुख इसमें साधन कौन है बताइए। क्या भारत में सिर्फ नहर के द्वारा सिंचाई होता है, या फिर कुआं के द्वारा, नलकूप के द्वारा, या फिर सभी के द्वारा। तो आप सभी जाएंगे ऑप्शन नंबर डी की ओर, हमको तो पता ही है, यानी ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। किसके द्वारा, तो नहर के द्वारा भी, कुआं के द्वारा भी, और मेरे भाई नलकूप के द्वारा भी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्या बोला कि भारत में कृषि मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। जो हमारा भारत देश है, पूरा नहीं लेना है, पूरा हम लोग दुनिया के बात नहीं करेंगे, सिर्फ भारत के बारे में पढ़ना है। तो बताइए कि भारत में कृषि मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। हमारा जो भारत देश है, यहाँ पर कृषि किस पर निर्भर करती है मेरे भाई। या मानसून पर, या फिर उद्योग पर, परिवहन पर, या फिर खनिज पर। देखिए कृषि से जुड़ा है, ये सब तो होगा ही नहीं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो मानसून हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए को ही बिल्कुल सही जवाब बोला जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिएगा क्या बोला है कि खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है। जो आपका खरीफ फसल है, देखिए इस तरीके से, खरीफ फसल के उदाहरण हो गया धान। तो बताइए कि धान का जो हम लोग बुआई कब करेंगे। या मानसून के शुरू में ही कर देते हैं, या फिर सर्दी में, या फिर गर्मी के अंत में, या फिर मेरे भाई बसंत ऋतु में करते हैं। तो बताइए कि धान क्या बोला है, नहीं सॉरी, खरीफ। तो खरीफ फसल धान को ही ले लीजिए, धान एक खरीफ फसल ही है। तो क्या होता है, मानसून के शुरू में ही इसको लगाया जाता है, यानी जब बरसात की शुरुआत होता है। समझिए अभी कुछ दिन पहले धान को लगाया गया था, यानी बरसात के समझिए कि शुरू होने से पहले, या फिर बरसात के मौसम में ही भी बोल सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए की ओर चलेंगे भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए की ओर चलेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, 11 नंबर सवाल। देखिए क्या बोला है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है। हमने अभी ही बताया कि खरीफ फसल क्या होता है। क्या गेहूँ खरीफ है, चना है, धान है, मटर है। तो बताइए इस सब के सब मेरे भाई जो दिखाई दे रहा है, सॉरी यहाँ पर देखेंगे गेहूँ दिखाई दे रहा है, और क्या, तो चना और मटर, ये सब जो है रबी फसल के उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो रबी फसल के उदाहरण है मेरे भाई। आप सभी को पता होना चाहिए। और सिर्फ क्या बच रहा है, तो धान बच रहा है। क्या बच रहा है मेरे भाई, तो धान बच रहा है, जो कि धान एक क्या है, तो धान एक खरीफ फसल है भाई साहब। आगे देखते हैं। देखिए 12, निम्न में से कौन रबी फसल है। बताइए कि निम्न में से अभी हमने ही बताया कि कौन रबी फसल है, तो इनमें चुन के बताइए, इसी में से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या धान एक रबी फसल है, या गेहूँ, जूट, या फिर कपास। तो क्या बताए थे अभी, तो कौन रबी फसल है, तो क्या होगा, तो गेहूँ एक रबी फसल के उदाहरण हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही जवाब देंगे। चलिए कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी नहीं होना चाहिए। अगला देख लेते हैं हम लोग। देखिए भाई साहब क्या बोला कि गेहूं की खेती के लिए कैसी जलवायु उपयुक्त है। अगर आपको गेहूं की खेती करना है मेरे भाई, तो कैसी जलवायु उपयुक्त रहेगी। क्या गर्मी एवं आर्द्र रहेगा, या फिर ठंडी एवं शुष्क रहेगा, या फिर अत्यधिक गर्म वाला होगा, या फिर अत्यधिक वर्षा युक्त वाला सबसे अच्छा रहेगा। तो सबसे अच्छा गेहूं की खेती करने के लिए कैसा जलवायु रहेगा, तो आप सब जाएंगे ऑप्शन नंबर बी की ओर, यानी ठंडी एवं शुष्क रहना चाहिए भाई साहब। ठंडी और क्या होना चाहिए, शुष्क। आप लोग इसको याद रखिएगा। हमको पता है कि आपको सही नहीं बना है, तो इसको क्या करना है, याद रखना है, या फिर अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 14 नंबर क्या बोला है कि चावल की खेती के लिए
कितनी वर्षा आवश्यकता होती है। अगर आपको चावल की खेती करना है, मतलब धान की खेती करना है, तो उसके लिए वर्षा कितनी महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है। क्या कम होना चाहिए वर्षा, या फिर मध्यम, या फिर अधिक, या फिर बिल्कुल ही नहीं। तो आप सब किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं मेरे भाई, तो बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा, तो चावल की खेती के लिए कितनी वर्षा आवश्यक है, तो आप सबके पता है कि अधिक होना चाहिए। देखते हैं कि धान के पौधा क्या होता है, तो डूबने लायक हो जाता है, फिर भी समझिए कि वो फिर से खड़ा हो जाता है। यानी इसका जो वर्षा होना चाहिए अधिक होना चाहिए, कम से भी ना कम चलेगा, मध्यम से भी ना अधिक होना चाहिए। चलिए, यानी बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा भाई साहब। आगे देखते हैं। देखिए 15 बोला कि भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, यानी सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होता है, आपको ये बताना है। क्या असम में, बिहार में, पंजाब में, गुजरात में। तो आप सब जाएंगे ऑप्शन नंबर ए की ओर भाई साहब। कहाँ, तो असम में। एकदम याद करके रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है, इसको कहाँ करके रखेंगे, तो याद करके रखेंगे। बहुत अधिक बार पूछा जाता है, ये बहुत आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो चलिए आप सब आगे देखिए, कुत्ता के बहुत ज़्यादा आवाज़ जा रहा होगा आप सभी के पास। देखिए भारत में कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है भाई साहब, आपको ये बताना है। क्या कर्नाटक है, पंजाब है, बिहार है, या फिर हरियाणा है। बताइए कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होगा या कहाँ होता है, कौन करता है। तो आप सबके पता होना चाहिए कर्नाटक। इसको भी VVI नोट करेंगे, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। हमको पता है कि आप लोगों को याद नहीं होगा, ये चलते क्या करना है, इसको याद रखना है। आगे देखिए, आगे बोला है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। अगर आपको कपास की खेती करना है तो उसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी उपयुक्त रहेगी। या जलोढ़ मिट्टी, या फिर भाई साहब काली मिट्टी, या मेरे भाई लाल मिट्टी, या लेटेराइट मिट्टी। तो बताइए कि इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में लगाया जाए। तो कपास की खेती के लिए बोला है ना, तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होगा काली मिट्टी भाई साहब। ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, तो काली मिट्टी हो जाएगा। आप लोग याद रखिए। अगला देख लेते हैं। क्या बोला है कि जूट की खेती मुख्यतः किस राज्य में होती है। आपको बताना है कि जूट की खेती सबसे अधिक या फिर मुख्य रूप से किस राज्य में होता है, भारत के राज्य में ही बताना है। क्या राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, गुजरात में। तो जूट की खेती मुख्यतः सबसे ज़्यादा के हम लोग बात करें तो पश्चिम बंगाल में हो जाता है, जो कि आपका बिहार के पड़ोसी राज्य ही है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इस सवाल का भाई साहब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखिए क्या बोला है कि गन्ना किस प्रकार की फसल है। आपको बताना है भाई साहब कि गन्ना किस प्रकार के फसल है, या खदान है, या फिर नगदी फसल, या फिर दलहन, या फिर तिलहन। तो बताइए गन्ना किस प्रकार की फसल है। तो गन्ना किस प्रकार के फसल है मेरे भाई, आप सभी के मुंह से निकलना चाहिए कि गन्ना एक नगदी फसल है। यानी ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही माना जाएगा भाई साहब। चलिए 19 का बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा इसको, अच्छा प्रश्न है। आगे चलते हैं। 20 नंबर बोला कि भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है। बताइए भाई साहब कि भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है मेरे भाई, किससे है। क्या उद्योग से है, या फिर कृषि उत्पादन से, या फिर परिवहन से, या वन संरक्षण से। तो भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो कृषि उत्पादन से है। और पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है मेरे भाई, तो भारत में इसका जनक MS स्वामीनाथन है, याद रखेंगे, स्वामीनाथन, इसको याद रखिएगा।
कौन है? तो स्वामीनाथन। बस इतना ही आप लोग याद रखिएगा, आपको ऑप्शन पकड़ा जाएगा, यानी स्वामीनाथन याद रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बोला है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति का जो संबंध है तो कृषि से है, लेकिन इसका सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा उसका नाम बताना है। क्या गेहूं पर, जूट पर, चाय पर या फिर भाई साहब कॉफ़ी पर? बताइए कि इसका सही जवाब क्या लगाया जाए। तो आप सब जाएंगे, कहाँ जाएंगे मेरे भाई, कहाँ जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे, जिसका नाम है गेहूं। यानी सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो आप सब बोलेंगे गेहूं पर पड़ा भाई साहब। चलिए देखिए सवाल का जवाब दीजिए। बोला है कि भारत में खनिज संसाधन किस प्रकार के संसाधन है? जो भारत में जो खनिज संसाधन है वह किस प्रकार के संसाधन है? क्या नवीकरणीय संसाधन है, या फिर अनवीकरणीय संसाधन है, या फिर जैविक है, या फिर मानव संसाधन है? बताइए कि खनिज संसाधन किस प्रकार के संसाधन है। तो बताइएगा इसका उत्तर, आप बताइएगा। फिर इसके बाद एक और है उसको दिखाते हैं, उसके बाद वो भी सवाल का उत्तर आपको ही बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि हमने नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में बहुत सारा प्रश्न बता दिया है। ये चलते आपको खुद उत्तर करना है कमेंट बॉक्स में। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोला था कि भारत में खनिज संसाधन किस प्रकार के संसाधन है। न जाने हर एक वीडियो में लगभग नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैविक, ये सभी के बारे में चर्चा की है। तो आपको इसका उत्तर स्वयं बताना है भाई साहब। क्या करना है? तो स्वयं बताना है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? कौन धात्विक खनिज एक तरह से कहा जाए कि किसमें धातु का गुण पाया जाता है। चलिए अबरक, लौह अयस्क, चूना पत्थर, कोयला, किसमें धातु है मेरे भाई? तो आप सबके पता होना चाहिए कि लौह अयस्क, लौह एक धातु है, लोहा एक क्या है? तो धातु है। और पूछ रहा था कि धात्विक खनिज है, तो ऑप्शन क्या होगा? तो बी होगा। चलिए कोनो दिक्कत नहीं है, पढ़ल जाए कि भारत में लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? भारत में लौह अयस्क का सबसे प्रमुख क्षेत्र कौन है? क्या छोटा नागपुर पठार, गंगा के मैदान, या फिर थार मरुस्थल, या फिर पश्चिमी तटीय मैदान? बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्या होगा भाई साहब? तो भारत में लौह अयस्क का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन है? तो क्या होगा? तो छोटा नागपुर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए को फोड़ेंगे, ए को फोड़ेंगे। चलिए आगे क्या बोला 25 कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? आपको बताना है कोयला किस प्रकार के संसाधन है भाई साहब। क्या नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है, जैविक नवीकरणीय है, या फिर मानव संसाधन है? इसका भी क्या करना है कि उत्तर आपको ही देना है कि बता दे भाई साहब। बोला है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है? क्या कोयला सीमित है या फिर असीमित है? इसका जवाब आपको बताना है। कोयला सीमित है यानी कोयला के भंडारण सीमित है या फिर सीमित नहीं है, ये बताना है। तो कोयला क्या हो जाएगा, किस प्रकार के संसाधन? तो अनवीकरणीय। अभी खुद जांचना है आपको कि अनवीकरणीय किसको बोलते हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इस पर हमने बहुत ज़्यादा प्रश्न कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आगे देखल जाए 26 बोला कि भारत में पेट्रोलियम का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। बताइए हमारे भारत में पेट्रोलियम का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है मेरे भाई साहब। पेट्रोलियम का प्रमुख क्षेत्र क्या मुंबई हाई है या फिर छोटा नागपुर है, मालवा है, गंगा मैदान है? तो बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो आप सभी के मुंह से, आप सभी के जुबान से निकलना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, जिसका नाम है मेरे भाई साहब मुंबई हाई। मुंबई हाई जो है क्या है, तो भारत में पेट्रोलियम का प्रमुख क्षेत्र है भाई साहब। यानी ऑप्शन नंबर ए को ठोकेंगे, ऑप्शन नंबर ए को ठोकना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
27 नंबर क्या बोला है कि वन किस प्रकार के संसाधन है भाई साहब। वन जो है वन 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 वह किस प्रकार के संसाधन है, तो आप सब जाएंगे किस प्रकार के संसाधन। तो वन पता होना चाहिए कि एक प्राकृतिक देन है, यानी एक प्राकृतिक संसाधन है भाई साहब। तो किस में दिखाई दे रहा है फटाफट देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही इस सवाल का सही जवाब होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आगे देख लीजिए 28 नंबर, हम लोग 28 पर पहुंच गए हैं। आप लोग आंकड़ा लगा लीजिए कि अब आपको 30 में से कितने प्रश्न सही होगा। अगर यहाँ तक बनल आए हैं मेरे भाई, अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी के लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मिलता रहेगा। तो देख लीजिए क्या बोला कि वन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो वन संरक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी वन के संरक्षण करना क्यों जरूरी है। तो वनों की कटाई को बढ़ाना इसका उद्देश्य है, या फिर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना, या कृषि भूमि का कम कर देना, या फिर उद्योग बंद करना। बताइए 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 कि वन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पर्यावरण को संतुलन बनाए रखना है। क्या है मेरे भाई, तो पर्यावरण को संतुलन बनाए रखना है। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और क्या होगा, आगे देखते हैं। 29 बोल रहा है कि संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है। बताइए कि संसाधन के संरक्षण उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी संसाधन को संरक्षण करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब। क्या उनका विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, या फिर अत्यधिक दोहन करेंगे, या फिर अपव्यय करेंगे, या फिर अनियंत्रित उपयोग करेंगे, यानी जितना चाहेंगे उतना, कोई लिमिट नहीं रहेगा। तो संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या करेंगे, तो उनका विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, यानी जितना ज़रूरी है उतना ही उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी उनका विवेकपूर्ण उपयोग करना है, किनका, तो संसाधन के। देखिए सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, या केवल वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरत होती है। तो आप सभी को पता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी के बारे में बात किया जाता है सतत विकास में। क्या संसाधनों को अत्यधिक उपयोग करना है, या फिर वर्तमान और भविष्य दोनों की, या फिर मेरे भाई दोनों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना है, या प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त करना है। तो आप सबके पता होना चाहिए कि सतत विकास जो होता है वह पीढ़ी दर पीढ़ी के बारे में बात करता है, यानी संसाधन वर्तमान में भी, पीढ़ी के बारे में भी, और दर पीढ़ी यानी वर्तमान और भविष्य दोनों के बारे में बात किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी ही तो लग रहा है जो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आपका सवाल जवाब हो गया समाप्त। अब बताइए आप सब क्या बताएंगे कि 30 सवाल हम लोग किए, तो 30 सवाल में से कितने सवाल आपका सही हो गया। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस तरीके से। मान लीजिए 28 सही है तो 28/30 लिख देंगे। फ़ोन में इस तरह से लिखाएगा, देख लीजिएगा 28 और ऐसे 30 लिखा जाएगा। चलिए आप सभी को कैसा लगा वीडियो एक कमेंट बॉक्स में बताना है, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, किस विषय का चाहिए वो भी लिख देना है। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आता है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे भाई, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए।